हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। इकोनॉमिक डिक्शनरी में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम सेंट्रल बैंक वर्सेस इन्फ्लेशन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। मैं इसमें यह बता रहा हूं कि इन्फ्लेशन का असर सेंट्रल बैंक के लिए कैसा होता है। इज इट प्रॉफिटेबल और इट इज ए लॉस। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड, बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड की यील्ड, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि उसके आगे की स्थिति मैं आपको बताने वाला हूं। ये फिर से मैं नहीं समझाऊंगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यील्ड बढ़ जाती है तो बेस प्राइस घट जाती है, और इन्फ्लेशन का असर होता है तो बेस प्राइस घट जाती है। तो सपोज ये सेंट्रल बैंक है और ये एक बॉन्ड इशू करता है 1,000 रुपए का, जिसपे वो 6% का ब्याज आपको देता है। 60 रुपए हर साल आपको मिलेगा। ओके, 1,000 रुपए आप दे देते हो सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक आपसे लोन लेता है 6% के ब्याज के साथ, आप ले लेते हो। अब होता क्या है कि एक साल के बाद इन्फ्लेशन रेट 4% बढ़ जाता है, और एक साल के बाद सेंट्रल बैंक एक और बॉन्ड इशू करता है जिसकी कीमत भी 1,000 रुपए रहती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 7% कर देता है, यानी 70 रुपए आपको मिलेंगे। अभी आप इंटरेस्ट रेट्स भूल जाइए, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले। अभी हम केवल बेस प्राइस देख रहे हैं, हजार हजार। तो एक साल के बाद 4% इन्फ्लेशन लगने के बाद ये 1,000 तो 1,000 ही रहेंगे, क्योंकि ये अभी की स्थिति है। लेकिन उसके पहले जहां 1,000 रुपए थे वो अब हो जाएंगे 960 रुपए, क्योंकि 4% इन्फ्लेशन लगने की वजह से इसकी वैल्यू 960 रुपए हो जाएगी, जो कि बॉन्ड होल्डर को अगर नहीं पता है तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि उसको तो बाद में 1,000 ही देगा सेंट्रल बैंक, मगर उसकी वैल्यू 960 रुपए हो जाएगी। मतलब सपोज अगर सेंट्रल बैंक ने 10 बॉन्ड इशू किए तो 10 बॉन्ड से 10,000 रुपए उसने रेज कर लिए, और उसके बाद अगले साल 14 बॉन्ड इशू किए और 14,000 रेज कर लिए। क्यों? क्योंकि वो इन सस्ते बॉन्डों को खरीदना चाहती थी। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। सपोज 10,000 तो इस साल के लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन 4 बॉन्ड उन्होंने और बेच दिए ताकि ये 4,000 रुपए भी आ जाए। तो 1-2 महीने के बाद जब मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, हर 2 महीने में होती है, इन्फ्लेशन को चेक किया जाता है, तो ये 4,000 रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? 4 बॉन्ड को खरीदेगी। तो ये 4 बॉन्ड जब खरीदेगी गवर्नमेंट, तो कितने के जाएंगे? 3,840 रुपए के जाएंगे। ठीक है, और 4 बॉन्ड की कीमत कितनी है? 4,000। यानी 4,000 रुपए सेंट्रल बैंक को मिला, और उसने लौटा कर कितना दिया? 3,840 रुपए। पुराना बॉन्ड खरीद लिया चालाकी से। चालाकी क्या है, वो तो कोई भी बेचेगा मार्केट में, उसको तो यही लग रहा है कि उसे 1,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन लगा हुआ 1,000 रुपए मिल रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो गई सेंट्रल बैंक के लिए? 3,840 रुपए। यानी कि 160 रुपए का प्रॉफिट, सीधा सीधा। इसको ऐसा समझो कि सपोज आपने 10 बॉन्ड भी खरीदे हैं, 14 बॉन्ड भी खरीदे हैं। एक साल पहले आपने 10 बॉन्ड खरीद लिए थे, और एक अभी आपने 14 बॉन्ड भी खरीद लिए, यानी टोटल आपने 24 बॉन्ड खरीदे हैं 24,000 रुपए के। लेकिन जब आपने 4,000 के बॉन्ड बेचे गवर्नमेंट को, तो आपके पास 24,000 रुपए आना चाहिए थे, लेकिन आपके पास जो पैसे आए उसकी वैल्यू 23,840 रुपए ही है। आपको लगता है आपके हाथ में 24,000 रुपए हैं, लेकिन वो 23,840 रुपए हैं। यानी सीधा सीधा 160 रुपए का फायदा गवर्नमेंट को मिलता है, सेंट्रल बैंक को मिलता है। और इसको यदि आप और मल्टीप्लाई कर दें, हजार करोड़ों में देख लें, तो सोच लीजिए 160,000 करोड़ या 16,000 करोड़ का फायदा सीधे सीधे सेंट्रल बैंक को हो जाता है। तो दे लव इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक चाहती है कि इन्फ्लेशन की दर कम ना हो, ये बढ़े। ये जो बाहर से दिखाया जाता है कि सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करे, ये सब नाटक होता है। एक्चुअलिटी में वो कभी नहीं चाहती, लेकिन जब बहुत स्थिति बिगड़ जाती है, रिसेशन टाइम आने लगता है, तो सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग का, क्योंकि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कम करने की सोचती ही नहीं है ज्यादा। तो सपोज वो आलसी करती है इसमें, ऐसा बोले तो धीरे धीरे स्थितियां और बिगड़ती जाती हैं, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर उसको कंट्रोल किया जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है। ये सिंपल सा इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। दैट्स इट। थैंक यू।